ठीक है, क्योंकि इसमें अगर अलग अलग विचार के लोग हैं तो काम करना मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रशासन जो है एक विचारधारा वाले लोग एक दिशा में काम कर रहे हैं एक उद्देश्य के लिए, है ना, प्रशासन के लिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसको काम करने के लिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें 4 एम की आवश्यकता होती है, या इसके 4 तत्व भी आप कह सकते हैं। 4 तत्व, 4 कंपोनेंट्स, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? एक बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, बेस तैयार कर रहे हैं, यानी कि प्रशासनिक सिद्धांत क्यों ही पढ़ना है ना, इसको हम पहले समझेंगे, तब हम समझेंगे एडिटर मानव के सिद्धांत को। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी वो दिया है, ठीक है, ऑर्थरो ने एक्सपेरिमेंट्स किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया, मनुष्य का क्या महत्व है उसको जाना है, लेकिन उसको जानने से पहले ये जरूरी है कि सिद्धांत क्या है, सबसे पहले उसका महत्व क्या है, क्यों ही उसको पढ़ के क्या फायदा होगा हमारा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने समझ लिया कि सिद्धांत हमें क्या करता है? कंसेप्ट, अवधारणा देता है, ठीक है, जिससे हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। आगे अपने आप को कुछ भी चीज को प्रैक्टिकली लागू करना है तो अवधारणा बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी बेंच देख लीजिए, आपको क्या लगता है बेंच अपने से बना दिया होगा किसी ने? पहले सोचा होगा, अवधारणा बनाया होगा, है ना, और तब बहुत साइंटिफिक स्टडी के बाद देखा गया होगा जो बेंच बना है वो बना है ना। तभी आप देखिएगा इसमें आपका बैग रखने के लिए भी जगह है, लिखने के लिए भी है ना, ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन इसी चीज में अगर आप प्रयास करें कि मैं इसमें सोऊं तो संभव है नहीं, क्योंकि इसके साथ जो अवधारणा जुड़ी है पढ़ाई की जुड़ी है ना। अगर वही आप देखिएगा सोने के लिए आपको चाहिए तो कैसे आपको कराया जाएगा? बेड एकदम फ्लैट रहेगा, है ना, कि उसमें रोड़ा वगैरह ना हो, है ना, जैसे ये देखिए स्मूथ, ठीक है, तो वो आइडिया जुड़ा। उसी तरीके से जब हम प्रशासन को भी देखते हैं तो ये सिद्धांत जरूरी हो जाता है समझ, ठीक है। तो हमने सिद्धांत क्या वो समझ लिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं प्रशासन से उसको रिलेट करना, ठीक। अब जब प्रशासन के बारे में हम बात करते हैं तो हम इसे सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से कहते हैं इसके 4 तत्व जो हैं वो है 4 एम, ठीक है, 4 एम। ये 4 एम क्या क्या है? तो सबसे पहले लिख देते हैं मैन, मशीन, मनी, मेथड, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? मनुष्य, ये इसको बोल सकते हैं यंत्र या मशीन भी बोल लीजिए, ये हो गया मुद्रा या पैसा, और ये क्या हो जाएगा? पद्धति, है ना, ठीक है। तो हिंदी में आपने देखा ये बदल है ना, लेकिन अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? 4 एम, मैन, मनी, मेथड, मशीन, ठीक है, ये 4 है। ये 4 एम मिलकर क्या कर रहे हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सुचारू रूप से काम करने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको हो सके तो उसको बढ़ा भी लीजिए, देख भी लीजिए, 4, ठीक है। इसी के आधार पर आप देखिएगा हमारे आने वाले सिद्धांत बने, है ना। हम सिद्धांतों को क्या करेंगे? श्रेणीबद्ध करेंगे और तब समझेंगे, ठीक है। अब जैसे ये 4 एम का मॉडल जब आपने बना लिया, एक संगठन में 4 एम महत्वपूर्ण उसके तत्व हैं, अब इसमें आप लोग क्या करिए? इसको ध्यान से देखिए, है ना, लीजिए 30 सेकंड का टाइम लीजिए, हो सके तो कॉपी में बना भी लीजिए और ध्यान से इसको देखिए, है ना, देखिए। yes. हाँ, अब बताइए कि अगर इन तत्वों को, इन चारों तत्वों को अगर आपको मैं कहूं कि इन्हें 2 श्रेणियों में बांटना है, you have to divide this into how many categories? 2 categories, 2 श्रेणियों में इन्हें बांटना है। कैसे बटेगा? कोई समानता, कोई अंतर है इनमें, इन एलिमेंट्स में, तत्वों में बांटा जा सकता है इनको? yes, sir. कि सभी की श्रेणी के हैं? सर प्रशासनिक सिद्धांत ऊपर लिखा है टॉपिक, फिर उसको 2 श्रेणियों में बांटेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्योरी। अच्छा ठीक है, इसको नहीं कहूंगा, इसको ये वाला संगठन, संगठन का 4 तत्व जो बोल रहे हैं, इन 4 एलिमेंट्स को, 4 तत्वों को हम बांट सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। क्या इनमें कोई समानता, कोई अंतर है? आराम से समझ लो, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, हमारा नॉर्मली आराम से समझ लो, सोचो कोई रिलेशन है, कोई संबंध है इनमें? क्या क्या है? सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, चलो ये तो समानता हो गई है ना, ये इसमें सिमिलैरिटीज हमने देख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंतर है इसमें, कुछ डिफरेंस है?
हाँ सोचो, इसको कितना कैटेगरीज में बांटना है? 2 कैटेगरीज में बांटना है, ठीक है। एक कैटेगरी मनुष्य और मुद्रा हो सकता है और दूसरा पद्धति और यंत्र, ठीक है। क्यों? देखिए हम यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी जवाब देंगे ना सोचेंगे कि क्या कारण हो सकता है, ठीक है। जैसे मनुष्य और मुद्रा को साथ में क्यों रखें? इसलिए किसी भी संगठन को चलाने के लिए मनुष्य तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, चलो वेरी गुड। और जब मनुष्य है तो संगठन को चलाने के लिए मुद्रा जरूरी है, ठीक है। और सेकेंड में इसलिए शायद हाँ क्योंकि पद्धति मतलब पद्धति चाहिए होगा कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो पद्धति में यंत्र या इस्तेमाल। अच्छा ठीक है, चलिए तो आप कुछ हद तक इसको सही मान रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से अगर ऐसे सोच के देखिए कि आपने उस सबका मतलब तो बता दिया है ना, और उसमें कहा कि मनुष्य क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना जब मैंने 2 श्रेणियों में बांट रहे हैं, डिवाइडिंग इट इनटू 2 कैटेगरीज, तो ऐसा नहीं कर सकते कि मनुष्य को एक तरफ कर दे बाकी सबको एक तरफ कर दे, हाँ संभव नहीं है। चलिए, और जब इस तरीके से बांटेंगे तब आप सोच के देखिए तो मनुष्य को अलग क्यों रख रहे हैं, बाकी को अलग क्यों रख रहे हैं? मनुष्य उसका संचालन करता है, दिशा निर्देश देता है। चलिए, कुछ हद तक हम सही मान के चल रहे हैं ना। अब आप देखिए मनुष्य एक तरफ है और बाकी तरफ आपने क्या क्या रख दिया, मशीन को रख दिया, मनी को रख दिया और मेथड को रख दिया, ठीक है। इन सबको आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। अब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इन चारों में इकलौता मनुष्य ही है जो जीवित है ना, ठीक है। जैसे अभी इस क्लासरूम में क्या, अगर हम कहें प्रशासन के छोटे मॉडल को देखें, अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, एक दिशा में एक उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, एक ही दिशा में है। अभी आप देखिएगा तो क्या बस आप लोग रहे और मैं रखूं तो क्लास हो जाएगा? हाँ नहीं होगा। इस लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए ना, चौक चाहिए ना, ठीक है। अब लिखते लिखते कहीं मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, टूट गया चौक, ठीक है। इसको दिक्कत हुआ, नुकसान हुआ, चलिए है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नहीं कंसीडर करना, आप लोग देखते रहोगे लिखते लिखते बहुत बार चौक टूट जाता है, ठीक है। अब यही चीज आप सोचिए कि हम पढ़ाते पढ़ाते अचानक से डांट दिए किसी को, तो बदमाशी कर रही है, ऐसे डांट दी, तो क्या होगा, मेंटल स्टेटस वही रहेगा, ध्यान लगेगा क्लास में? नहीं लगेगा, है ना। यानी जिस उद्देश्य के लिए हम एक साथ यहाँ बैठे हैं उसको क्या होने लगेगा, विफलता आने लगेगी, है ना। तो इसीलिए आप देखिए कि आप मशीन, मनी और मेथड को यूज कर सकते हैं कितने भी एक्सटेंड तक, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही तत्व ऐसा है जो जीवित है और जिसे आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर ढंग से बाकी के संचालन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, वो है मनुष्य, क्योंकि वो जीवित है, लिविंग है। और इसीलिए आप देखिएगा एक संगठन में जब ये 4 तत्वों को हम देखते हैं, चारों तत्व महत्वपूर्ण है, ये चारों तत्व एक साथ आते हैं तभी संगठन बनता है। और ये चारों तत्वों में से आप देखिएगा सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम किसको मान रहे हैं, मनुष्य को, मैन को, क्योंकि यही जीवित है और सबसे क्या है, सुप्रीम है, सबसे सर्वोच्च है। अब आप देखिएगा कि ये मनुष्य ही है जो क्या करेगा, निर्धारित करेगा कि कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना है, ठीक। और खासकर अगर आप देखिएगा तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, इंडस्ट्रीज एक ही बार से नहीं, और आज का इंडस्ट्री जैसा आपको पता है सब रोबोट कर लेते हैं, अब तो एआई का जमाना है, कमांड बस लिख दिए सब अपने से काम हो जाता है ना, ठीक है। तो वैसा जमाना उस समय नहीं था जब ये सिद्धांत बन रहे थे, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो संगठन है इसमें मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी, इनफैक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन हम धीरे धीरे समझेंगे संगठन में कैसे इनका प्रयोग है। अगर हम बात करें जल्दी से आपको बता दें तो ये क्या काम कर रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स है ना, संगठन में क्या है, मानवीय संसाधन है संगठन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा के आधार पे क्या होगा, सारा फाइनेंशियल मैटर्स इकट्ठा करना, जो भी करना है होगा, ठीक है। और मेरा जो मशीन है या मशीन के लिए हम कह सकते हैं हमारे जो संगठन का डिजाइन है ना, जिस तरीके से काम होना, जो भी यंत्र यूज होने, वो सारा चीज किस में आ जाएगा, मशीन में आ जाएगा। और किस तरीके से संगठन में काम होना है किस में आ जाएगा, पद्धति में आ जाएगा। तो इन चारों तत्वों में से आप देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण कौन है हमारे लिए, मनुष्य,
ठीक है, ऐसे चार महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मनुष्य है। अब आप देखिएगा कि अब इतना बेसिक हमने जान लिया, संगठन हमारे सामने है, सिद्धांत हमने समझ लिया है। अब हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना कि कैसे हमारे इतिहास ने हमें प्रेरित किया कि हम अलग अलग सिद्धांत बनाएं, अलग अलग आइडिया, अलग अलग अवधारणा के तरफ बढ़े। ठीक है, अब 18th सेंचुरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ है? क्या हुआ है? 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी, खासकर आप देखिएगा तो इस समय आसपास कुछ हुआ है ब्रिटेन में, यूरोप में, दुनिया का विचार बदलने लगा इस समय से। क्या हो रहा था? फ्रांस की क्रांति और वैचारिक दृष्टिकोण से, हाँ, इस समय में आप कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति और क्या औद्योगिक क्रांति, है ना? समझे? अब देखिएगा औद्योगिक क्रांति को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उत्पादन में वृद्धि हुई है, मशीनों का आविष्कार हुआ। ठीक है, समझ गए? औद्योगिक क्रांति एकदम सरल है ना, क्या है? उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति आई है ना। अब जो उत्पादन पहले हाथ से होता था, कैसे हो रहा है? मशीन से हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हो गया? क्या बताए थे इसके बारे में? उत्पादन बढ़ गया है ना। जो चीज पहले हाथ से होता था, मशीन से होना, मशीन वही काम और तेजी से करना। ठीक है, अब आप बताइए, ठीक है, यहाँ पर जितने लोग आप लोग बैठे हैं, आप लोग कोई क्रेन चलाना जानता है? क्रेन मशीन देखें, जेसीबी चलाना जानते हैं? हाँ, आप लोग देखते भी होंगे कि जब भी खुदाई उदाई होता रहता है, आप लोग खड़ा होकर देखते रहता है, अचंभे की बात है, कैसे खोद ले रहा है ना। ठीक है, आकर्षित करता है उन लोगों को। ठीक, अब आप बताइए, है ना, आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्यों आप लोग जेसीबी चलाना है, क्रेन चलाना नहीं जानते हैं? है ना, यानी कि वो सीखना पड़ेगा, टेक्निकल स्टडी है ना, ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको अलग से सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से आप बताइए, नए नए मशीन आ रहे हैं, जो काम पहले हाथ से होता था, कैसे होगा? मशीन से होगा। ठीक है, मशीन ऐसे ही चला देंगे हम, हाँ, हमें सीखना पड़ेगा अलग से, है ना। तो जो मजदूर थे, औद्योगिक क्रांति से मजदूर को क्या हुआ? तो अब देखिएगा, इन मजदूरों के लिए मार्केट छोटा हो रहा है, यानी अब उनको काम सीखना था। अगर वो स्किल्ड लेबर नहीं होंगे, वो मशीन चलाना नहीं जानेंगे, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगा? है ना। तो इसीलिए क्या देखने को मिला कि उद्योग जब बने तो उद्योग उस समय चले, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट होने लगा, जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होने लगी, नए नए मशीन आने लगे, तो एक समस्या उठने लगी कि उत्पादन उतनी नहीं है ना, एब्सेंटिज्म हो रहा है, यानी कि जो मजदूर है वो काम से क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं, मशीन चलाना नहीं आ रहा है। तो हमें जितना उत्पादन चाहिए, जो हमारा कैपेसिटी था, वो हो नहीं रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो इसीलिए अब जरूरत महसूस हुई कि ये जो समस्या है, उत्पादन क्षमता को हम नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सीधा सीधा अभिप्राय क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आपने देखे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण उत्पादन जब बढ़ा, तो उत्पादन बढ़ने का परिणाम क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ेगा का क्या मतलब? अब हमारे पास खपत करने के लिए ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन मान के चलिए कि जैसे अभी क्या खासकर आप देखिएगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहला आप देखिएगा ये हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हम कपड़े बनाने के क्षेत्र में, खादी के क्षेत्र में आप देखिएगा क्या हुआ? सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशन आया, सबसे पहला रिवॉल्यूशन हम देखते हैं। अब आप बताइए, एक कपड़ा हमको कितना दिन पहनते हैं? डेली बदलते हैं एक कपड़ा। मेरे प्रियो, ऐसे कहने का मतलब एक कपड़े को कितने साल तक पहन लेते हैं, कहने का मतलब ये थोड़ी कि हाँ वो तो हम लोग चेंज करते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा कहने का मतलब है कि हम लोग इसको कितना साल तक पहनेंगे, जब तक चलेगा। ये तो डेली हमने ना आज पहने फेंक दिए, आज पहने फेंक दिए, नहीं जाएगा वो अलग बात है ना। लेकिन हम किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि हाँ ये मेरे पास कब तक रहेगा? मशीन बनाते तो इसका क्वालिटी और अच्छा है हाथ से बनने की तुलना में, है ना। तो ये सालों 10 साल चल रहा है, मान के चलिए एक कपड़ा मेरा 1 साल चल रहा है, ठीक है। मशीन का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, डेली काम कर रहा है, डेली काम कर रहा है, डेली हम शर्ट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो वो जो इतना शर्ट बना रहा है क्या करेगा?
मार्केट खोजेगा, है ना। तो इसलिए हमने क्या कहा कि मार्केट क्यों खोज रहा है, क्योंकि जो उत्पादन हुआ है जब तक उसको नहीं बेचेगा मुनाफा है नहीं, है ना। और इसीलिए आप देखिएगा उत्पादन हम बढ़ाना भी चाहते हैं, हम ज्यादा उत्पादन बढ़ाएं, ज्यादा ग्राहकों को बेचें ताकि ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन जब मेरा उत्पादन ही कम हो रहा है तो मुनाफा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है वो तो संभव ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए क्या किया गया, इसलिए वो सवाल उठने लगा, अरे हमारा तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा, है ना, प्रोडक्टिविटी उतना है ही नहीं, हमारे जो श्रमिक हैं वो उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको कायदे से दिन में 10 कपड़े बनाने चाहिए, बना पाने से 5, है ना। तो बात हुआ कि हमने अपने संगठनों को क्या करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा, उनमें एफिशिएंसी लाना पड़ेगा, दक्षता बढ़ानी पड़ेगी। और इसके बाद से तब आप देखिएगा कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने बैठकर इस पर काम किया, अध्ययन किया, है ना, इंजीनियर्स लोग आए, लगे, साइंटिफिक स्टडी चालू हुआ और तब जाके इस क्षेत्र में अलग-अलग सिद्धांत बनने लगे। समझे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आने से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अब जब विस्तार हुआ तो उस क्षेत्र में हमें क्या चाहिए, उसी तरीके के हमें ज्यादा मजदूर चाहिए, ज्यादा श्रमिक चाहिए, है ना, जो उस तरीके से काम कर सके, उन मशीनों में काम कर सके। तो उस मशीनों में काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। और वो नहीं आने के में क्या होने लगा, जब उनको नहीं आता है तो वो गायब होने लगे, है ना, है ही नहीं मशीन चलाने वाला कोई, और साथ ही साथ बहुत अच्छे से नहीं आता, धीरे-धीरे भी काम कर, बहुत सारे कारण थे। लेकिन क्या देखा गया कि जितना उत्पादन चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा था। इसी कारणवश आप देखिएगा कि बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया, अनेक सिद्धांत बनाने शुरू किए, और यहीं से फिर हमारे विषय में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की शुरुआत होती है, अलग-अलग सिद्धांत आने लगते हैं, और इन सिद्धांतों का भी अलग-अलग दौर रहेगा, है ना। जैसे ये जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, ये बाद में आया, ठीक है। पहले बात था कि हमें सबसे पहला फोकस क्या है, एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ानी है ताकि हम ज्यादा उत्पादन कर सकें, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं इसको थोड़ा सा आप कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी इतना सब समझ गए ना अभी, कोई डाउट है, हम लोग कहां से शुरू किए, सिद्धांत क्या है बेसिक समझ गए, है ना, सिद्धांत का फायदा क्या है, अच्छी समझ होगी, विश्लेषण बढ़िया करेंगे, भविष्य के लिए तैयार होगा, और भविष्य में और नए सिद्धांत भी बना पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, जिसके संचालन से क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है कोई भी संगठन में, इसको हमने देखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति आने के बाद क्या समस्या खड़ी हुई हमारे सामने, उद्योगों का जब विस्तार हो रहा है उसकी तुलना में, उसके अनुपात में श्रमिकों का वैसा विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ हमें रेगुलेटेड मॉडल्स चाहिए थे, कुछ सिद्धांत चाहिए थे, कुछ नियम चाहिए थे, और जिसके लिए आप देखिएगा अनेक सिद्धांत बनने शुरू हुए, समय दर समय अलग-अलग सिद्धांत आते थे, उनका फोकस, उनका केंद्र बिंदु अलग-अलग, और उसी हिसाब से आप क्या देखिएगा अलग-अलग श्रेणियों में हम इन सिद्धांतों को बांट भी पाते हैं।